बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। संभल में एक निजी अस्पताल में नवजात की मौत का मामला सामने आया, जहां चौसी कब्जे के सीएचसी से एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसकी तबीयत बिगड़ गई तो डॉक्टर ने उसे दूसरी जगह रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। और आरोप है कि अस्पताल संचालक ने पहले तमीरदारों से मोटी रकम जमा करवाई और बच्चे को भर्ती कर लिया। इसके बाद भी पैसों की डिमांड की गई, जिन्हें परिवार वालों ने जमा नहीं कराया, जिसके बाद नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों ने जमकर अस्पताल में हंगामा काटा। परिजनों ने पैसे न जमा कराने पर नवजात की हत्या के आरोप पर अस्पताल पर लगाए, जिसकी जानकारी लगते ही हेल्थ महाकामा और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में सख्त कार्यवाही के आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ कल 11 बजे। अच्छा। हाँ, तो रो भी रहा था, खूब खेल भी रहा था। तो नॉर्मल हुआ था लड़का, कोई परेशानी नहीं। तो बाद में थोड़ा कुनमुना रहा था, तो डॉक्टर ने बोली आशा से कि उस डॉक्टर को ले आओ, दूसरे डॉक्टर को सनी दीक्षित के पास ले आओ, नजर डलवा लाओ, किसी जांच वगैरह करवा ला, नजर करवा दूँ। फिर आप कहाँ ले गए? आशा जो थी वो यहीं भर्ती करवा दिया बेबी हॉस्पिटल में, बगैर जाँच करने के चक्कर में, और उसे भर्ती करवा दिया। तो 7,500 रुपये की बात हुई थी। डॉक्टर साहब से बोले दवाइयाँ तुम्हारी अलग होंगी, 3,500 रुपये दवाई आएंगी। मैं ठीक है, भर्ती कर लिया। अब जब रात के 2 बजे बोले 20,000 रुपये जमा और करो, मैंने सर मुझ पर कहाँ पे 20,000 रुपये? तो बोला मुरादाबाद लेके चले जाओ उसको कहीं। तो मैंने मुरादाबाद लेके कहाँ जाऊँगा बताऊँ मैं? तो उसने जो थी ऑक्सीजन हटा कर दूसरे लड़के के लगा दी थी ऑक्सीजन। तो आधे घंटे बाद आके बोलते हैं तुम्हारा लड़का एक्सपायर हो गया, ले जाओ उसको कहीं। ये तो अभी आप ही के संज्ञान से में पता चला है, पर हमारे नोडल शेफ गए, वहाँ उन्होंने कुछ देखा वाला है का, तो हम उनसे बुला के संज्ञान में लेते हैं कि क्या मामला है का, उनको लिख के देते हैं कि उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करके, अगर वो रजिस्टर्ड भी हैगा तब भी मौत हुई जैसा गंभीर मामला हैगा तो उस पर संज्ञान लेते हुए उस पर कुछ कार्रवाई करें और उसकी तहरीर हमें पुलिस की दें। नहीं, लापरवाही हुई है तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि उसके लिए सख्त कार्रवाई होगी। अगर लापरवाही हुई है उसकी जांच के बाद जांच की रिपोर्ट हम उनको देते हैं, जांच की रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद जो भी उसमें फैसला होगा वो किया जाएगा। संवाददाता सतीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, पैसे न देने पर मासूम की मौत हो गई, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हम आपको बता देते हैं, जनपद संभल में ये आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से नोडल की बात की जाए तो नोडल किस तरह इसमें लगाम क्यों नहीं करते। झोला छाप की बात की जाए तो लगातार झोला छाप डॉक्टर से जल्दी से जो क्लिनिक चल रहे हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एक बच्चे ने जो सरकारी अस्पताल में जन्म लिया, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो जो आशा उसे निजी अस्पताल में ले गई और जहाँ डॉक्टरों ने एक मोटी रकम मांगी तो उसके पिता ने कुछ पैसे जमा कर दिया और उसका इलाज चालू किया गया था। लेकिन ज्यादा पैसे मांगने पर उसने कहा कि मैं अपने बेटे के बच्चे के लिए मैं पैसे लेकर आ रहा हूं, आप इलाज करिए। तो जो पैसे न देने पर उसके पिता ने ये आरोप लगाया है, जो ऑक्सीजन लग रही थी बच्चे का वो हटा दी और दूसरे बच्चे का लगा दी गई। इसी में बच्चे की जो लापरवाही से मौत हो गई है। परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया, वहाँ पर नोडल पहुंची और नोडल पुलिस पहुंची और जो है जाँच की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है उनके खिलाफ में। जी सतीश, अब तक क्या कुछ कार्यवाही हुई है इस मामले में? देखिए, मैं बता दूं, कुछ घर वालों को जो तहरीर दे दी गई है और जो हम जांच के आधार पर कह रहे हैं कि वो कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा फर्क क्या है कि जनपद संभल में जो यहाँ के डीएम मनीष बंसल, उन्होंने एक टीम गठित की गई थी कि 3 तहसीलें 3 जो है नोडल बनाए गए थे। जो भी जो कैसे क्लिनिक चल रहे हैं, अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक ऐसे बहुत मामले सामने आ चुके हैं, उनको कार्रवाई नहीं की जाती है। जितने भी हॉस्पिटल हैं ये जो नोडल के संरक्षणों में चल रहे हैं और जिनसे मोटी रकम लूटी ली जाती है, तो जो है उनसे जो है इस तरीके से पैसे ले लेकर उनके क्लिनिक चलाए जाते हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। अब नवजात बच्चे की जिस वजह से मौत हुई है, लापरवाही, अब देखते हैं उसमें क्या कार्रवाई करते हैं। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, एक अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने पैसे न देने पर मासूम की हत्या कर दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक स्थगित हो गई है। चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन की बैठक स्थगित। कल होनी थी इंडिया गठबंधन की बैठक, शामिल होने से कई विपक्षी नेता कर चुके थे इनकार। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, विपक्षी गठबंधन की बैठक स्थगित हो गई है। आने वाले चुनाव को लेकर बैठक होनी थी, जो कि अब स्थगित कर दी गई है। कई बड़े नेता भी शामिल होने से इनकार कर चुके थे इस बैठक में।
बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक स्थगित हो गई है, जो कल यानी कि 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब ये बैठक स्थगित कर दी गई है। इस बैठक में कई नेता आने से इनकार कर रहे थे। बता दें, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इस बैठक में आने से इनकार कर रहे थे और अब ये बैठक स्थगित कर दी गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर यह बैठक होनी थी, लेकिन अब ये बैठक स्थगित कर दी गई है क्योंकि कई नेताओं ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया था। विपक्ष की बैठक स्थगित हो गई है क्योंकि कई नेताओं ने इसमें आने से इनकार कर दिया है। हाल ही में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी की ये जीत विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बुधवार को अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी इस बैठक में चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। देखिए, जो इंडिया अलायंस है सब इंटैक्ट है, सब लोग एक साथ हैं। जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब हम एक साथ करेंगे क्योंकि हम इस कमिटमेंट से आए हैं, इस रिजॉल्व से आए हैं कि जो देश के सामने दिक्कतें हैं, जो ध्रुवीकरण की बात हो, फार्मर डिस्ट्रेस हो, महिलाओं के बढ़ते क्राइम्स हो, बेरोजगारी हो, इन्फ्लेशन हो, ये सारे मुद्दे देश की प्रायोरिटी है। संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों के इस कमिटमेंट से हम आए हैं। क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अपना शेड्यूल रीअरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो वो हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे किस तरीके से जल्द मीटिंग हो और सारे जो है मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। आनंद में यह बैठक नहीं बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की, आनंद फानंद की बात नहीं है। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था। मुझे मालूम है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2 दिन पहले खड़गे साहब ने उद्धव जी से बातचीत की और खड़गे जी का ये कहना था कि चुनाव नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्या है हम अभी बोल नहीं सकते, लेकिन हमको मिलना है सबको। तो आनंद फानंद की बात मैं मानने को तैयार नहीं। और खड़गे जी से पहले पार्टी के और बड़े नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया था कि हम इस प्रकार की बैठक करने जा रहे हैं 6 तारीख को। और उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग दिल्ली में मिलते हैं तो मैं जरूर आ जाऊंगा। और उद्धव जी कल यहां दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, इंडिया गठबंधन की बैठक स्थगित हो गई है, तो क्या कुछ वजह है इस बैठक के स्थगित होने की? देखिए, लगातार जिस तरह से इंडिया अलायंस का जो गठबंधन किया गया था, चुनावों से पहले भी काफी चर्चाओं में रहे थे, क्योंकि 2024 का ये गठबंधन बना था, लेकिन राज्यसभाओं में भी इस गठबंधन की कोई सूचना नहीं थी। लेकिन जिस तरह से आज एक बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में कई ऐसे दल हैं जिन्होंने पार्टी सेपरेट करने से मना कर दिया है कि क्योंकि टीएमसी की बात करें या अखिलेश कुमार की बात करें और अन्य भी ऐसे कई दल हैं जिन्होंने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। यानी कहीं ना कहीं अब जो गठबंधन बना था वो गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। तो देखिए, लगातार क्योंकि मीटिंगें की जाती थी, लेकिन जो मनमानी वहाँ कई ऐसे नेता हैं जो अपनी मनमानी के माध्यम से बात कर लें, चाहे कई आरोप की बात करें, जो साथ सपोर्ट की बात करें, क्योंकि तो बिखरते नजर पहले से, विवादित बयानों पहले से नजर। लेकिन आज जो बैठक है कोई नहीं, लेकर जो दूसरी बैठक की जाएगी, हो सकता है सभी लोगों को वहाँ पर किया जाए, मनाया जाए कि हम एक साथ 2024 में चुनाव लड़े। तो देखना यही होगा कि मोदी के खिलाफ दोबारा से ये गठबंधन नई नीति लेता है या नया रूप लेता है या नहीं लेता है। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अन्य सेक्टर में हमारे यहाँ पर स्थापित करेंगे, अपने उद्योग को खड़ा करेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरा हमारा डिपार्टमेंट उसको केवल औपचारिक नहीं कि आपको ले आए, अभी 21,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी हमारी यहाँ पर होने जा रही है। कुछ बड़े बड़े समूह भी आए हैं हमारे लिए। सभी समूह समान रूप से हम उनको देखेंगे, चाहे कोई कम इन्वेस्टमेंट वाला भी होगा, कोई ज्यादा भी होगा, कोई मध्यम भी होगा, लेकिन वो काम कर रहे हैं, काम सबका बराबर होगा और हमारी तरफ से उनको देखने का नजरिया भी सबके लिए बराबर होगा। किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा ऐसा नहीं है। और हमारा प्रयास होगा कि जो उद्योग समूह स्थापित हो रहे हैं, जो लगाने वाले हैं, जो ऑनर हैं, वो तो ऑनर है ही हैं, अपनी सारी पूंजी लगाकर, अपने संसाधन जुटाकर वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम भी उनके साथ साथ, राज्य की सरकार भी उनके साथ को ओनर के रूप में काम करेगी। को ओनर जान रहे हैं ना, आपके सहयोग के लिए को ओनर के रूप में हम लोग काम करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि वो जो भी काम हमारे यहाँ आपका शुरू हो, आपके समूह का शुरू हो, वो काम ठीक प्रकार से आगे बढ़े, ठीक प्रकार से उसका विकास हो, ठीक प्रकार से वो आगे बढ़ता रहे, किसी प्रकार की उसमें परेशानी ना आए और कम्युनिकेशन लगातार बना रहे। उसके लिए आप लोगों की तरफ से अभी कुछ और सुझाव भी आए हैं जिलों के स्तर पर। जो उधर हमारी उन्होंने बहन जी ने क्या बताया था पीछे से कि जिलों में जो है लोगों को बता दिया जाए, तो मीनाक्षी जी टीएम्स को और उनको आज चूंकि थोड़ा सा क्या था कि ये एनर्जी कॉन्क्लेव हम लोग बाद में भी कर सकते थे, लेकिन ये हुआ कि जब इतना बड़ा समिट का आयोजन हो रहा है उसके बाद थोड़ा ऐसा लगेगा कि जो है बहुत बड़े कार्यक्रम के बाद फिर कार्यक्रम उतना नहीं दिखेगा और आप लोग भी सोचोगे, अभी आपके मन में भी उत्साह है और हम लोगों के भी उत्साह है, इसलिए इसको पहले ज्यादा करना अच्छा रहेगा। नहीं तो हम सारे जिलाधिकारियों को और उनको भी, अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ते। लेकिन भविष्य में हम इन सबको आगे बढ़ाएंगे, इसको काम करेंगे और जो हमारे यहाँ जितनी संभावनाएं हैं उसका हम सबको उपयोग करना है। वो भोग की दृष्टि से नहीं, कई बार जो है वो एक्सप्लॉइट बोलते हैं ना, वो एक भाषा होती है एक्सप्लॉइट, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं जी, उपयोग करना, सदुपयोग करना। तो सदुपयोग की दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है और जो हमारी संभावनाएं हैं उनका संपूर्णता से उसका जितना सदुपयोग हो सकता है वो करना है। तो मैं आज बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप सब लोगों में से अधिकांश लोग हमारे समिट में भी आ ही रहे होंगे, तो मैं सबको आमंत्रित भी करता हूँ। मीनाक्षी जी, इनका भी विशेष रूप से आप देख लेंगे कि सब लोगों को हमारे कार्ड इत्यादि जो भी उसकी व्यवस्था है वो व्यवस्था बनेगी। सभी को वैसे तो हमने आमंत्रित किया होगा, ये बना होगा। और आपने जो आज ये मेमोरेंडम किए हैं, सब निवेशकों के करार हुए हैं, उनके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको बता दें, देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आए हैं, जहां पर उन्होंने देहरादून की जनता को संबोधित किया और लोगों को होने वाली ग्लोबल समिट के बारे में जानकारी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रायबरेली में एनटीपीसी की फिर 2 यूनिट बंद हो गई, जहां यूनिट नंबर 1 और 2 बंद हो गई। बता दें कि एनटीपीसी के जनसंपर्क अधिकारी कोमल शर्मा के अनुसार यूनिट नंबर 2 को मरम्मत कराने को लेकर 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया। बता दें कि वार्षिक मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार यूनिट बंद कर दी गई, तो वहीं बिजली की मांग कम होने पर यूनिट नंबर 1 को भी बंद कर दिया गया। हालांकि मांग बढ़ने पर यूनिट नंबर 1 फिर से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, एनटीपीसी में फिर से 2 यूनिट बंद कर दी गई। मेंटेनेंस के काम को लेकर 1 यूनिट बंद कर दी गई और उसके बाद यूनिट नंबर 2 को भी बंद कर दिया गया।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद के चलते 6 दिसंबर को हिंदू संगठनों द्वारा दीपदान की बात कही जा रही है, जिसके चलते डीएम मथुरा शैलेंद्र कुमार और एसएसपी ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। बता दें कि 6 दिसंबर को लेकर प्रशासन चौकन्ना है, जिसको लेकर डीएम ने निर्देश जारी किया है। बता दें कि किसी भी नए कार्यक्रम को लेकर कोई अनुमति नहीं दी, साथ ही सुरक्षा प्रबंध भी कड़े होंगे। साथ ही रूटीन की स्थिति भी भांति श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि किसी भी संगठन को नई परंपरा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी संगठनों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था में व्यवधान न डाले, वरना कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। महोदय ने आप सभी को अवगत कराया 6 दिसंबर को मथुरा स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज नहीं है। सामान्य दर्शन पूजन और जो सामान्य व्यवस्थाएं रहती हैं वो चलती रहेंगी। किसी भी तरह के नए आयोजन या नए प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ सभी लोगों का, सभी संगठनों से अपील की जाती है कि कानून व्यवस्था में खलल न डालें, जो सामान्य व्यवस्था है उसका पालन करें। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन की तरफ से उस दिन जोन और सेक्टर के माध्यम से की जाएगी। गड़बड़ी फैलाने वालों पे लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए 6 दिसंबर को जहाँ तक मथुरा की बात है, यहाँ कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन जो परंपरागत यहाँ पर जो अन्य दिनों के जो दर्शन होते हैं उस पर 6 दिसंबर को भी दर्शन होते रहेंगे। कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी, किसी भी दशा में नहीं होने दी जाएगी। जो परंपरागत आयोजन होते हैं, जो दर्शन पूजन होता है, सभी लोगों से अनुरोध भी है कि खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें कि रोडवेज बस की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि 4 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर बारात से लौट रहे थे, जिसके बाद घायलों में एक की हालत ज्यादा गंभीर होने से उसे लखनऊ रेफर किया गया, जबकि दूसरा जिला अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं टक्कर मारने के बाद बस चालक मौके से बस लेकर फरार हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।